दोस्तों, आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची घटना है। साल 2018 की जून महीने की। उसी समय मेरा ब्रेकअप भी हुआ था, लेकिन ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए मैं अपने नानी घर चला गया। ऐसे में एक दिन मेरे पास कॉल आता है घर से कि मेरा भैया का तबीयत खराब है। इतना सुनते ही मैं अगले दिन तुरंत घर के लिए निकल गया। घर आने पर देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं भैया के पास, और भैया जोरों से चीख रहा है जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पापा ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन दादी ने पापा को चुप रहने का इशारा किया। भैया चीखता और बेहोश हो जाता। भैया की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था, तो कोई उसका पैर। दादी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही भैया जोरों से चीखा। शायद यह बात उसे पसंद नहीं आई। मैं भी शरीर से मजबूत हूं। भैया को घसीटकर पूजा घर में लाए। यहां वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर दादी ने उससे पूछा कि बता, कौन है तू? इतना सुनकर भैया गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब ईंट के भट्टी की तरह तपने लगी थी। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। दादी ने फिर कहा, बताओ कौन है तू? इस बार भैया गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़कड़ा रही थी। दादी ने अपनी बात को फिर से दोहराया, बताओ ना, तू कौन है और कहां से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। भैया ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह अपना दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया, रोते रोते भगवान से भैया के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस भैया के पास आ गया। भैया के रोने चीखने से मेरे घर जमघट लग चुकी थी। आस पड़ोस के लोग देखने आ रहे थे। लोगों के भीड़ में भी भैया उसी तरह से हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल हो गई। यह वो मेरा भैया नहीं था जिसे मैं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर कभी शांत हो जाता तो कभी रोने लगता। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? भैया ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरा जान ले लेगा। भैया कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। मैं यकीन से कह सकता था कि वो मेरा भैया नहीं था, उसके जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगीं। ऐसा नजारा मैं जीवन में पहली बार ही देख रहा था। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ऐसा नजारा अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, दांत किटकिटाना, बिना दर्द का रोना, हड्डियों का एक साथ कड़कड़ना, सब कुछ एक बदकिस्मती में बदल चुका था। फिर भैया ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी खराब थी कि सब अपना मुंह ढककर रूम से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा जा रहा था। वापस अंदर जाने पर भैया फिर सभी को घूरने लगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। वापस मैं गुस्से में उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं जमालपुर की हूँ। मैं हूँ सुशीला। इसने मुझे जगह दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इतना कहकर हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ।
ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और इतना कहकर हंसने लगी। हम सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। मां और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में मां रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी। सब ठीक हो जाएगा। मां बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला पाई, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब तुम्हारा भैया को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। भैया के दोस्तों ने हमें बताया। उस दिन भैया कहीं पार्टी करने गया था। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक तुम्हारे भैया की तबीयत बिगड़ने लगी। भैया ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही तुम्हारा भैया बेहोश हो गया। उसके दोस्त चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने दोस्तों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे थे। उसके साथ ही उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही मालूम चला कि भैया हॉस्पिटल में है, हम सभी वहां पहुंच गए। भैया कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ है उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। फिर मैं बोला, तुम ठीक कह रही हो मां, उसके बाद ही कुछ हुआ होगा। मां बोली, क्या मतलब? मतलब ये मां की जनवरी में जब मैं कमरे में सो रहा था तो रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब भैया के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है मां। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और मां सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने भैया के आगे रखा वो शांत हो गया। दादी उसे देखने गई और भैया के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दादी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी? दादी हमारी ओर पलटी। अब दादी के चेहरे का भाव बिल्कुल भैया जैसे हो गया। हम और भी घबरा गए। दादी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं जमालपुर की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ फेंका गया था वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सजा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और दादी बेहोश होकर गिर गई। हमने दादी को संभाला। इतनी देर में भैया भी सामान्य हो चुका था। हमने भैया को भी कुर्सी से खोल दिया और भैया के शरीर पूरा खराब हो गया था। उसे कमजोरी हो गई थी। फिर हम लोग भैया को अच्छे डॉक्टर से दिखाया और दवाइयां चलाई, जिसके बाद दिसंबर तक उसका शरीर रिकवर हुआ। लेकिन यह बात यही समाप्त नहीं हुआ। कुछ महीने बाद ही उसके काम के सिलसिले में मुंबई जाना हुआ और वहां भी भैया का तबीयत खराब हो गया। और ये भी उसने जाने अनजाने में एक गलती कर दी थी जो उसको करनी नहीं चाहिए था। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो गलती क्या थी तो आप कमेंट कीजिए। 2022, क्योंकि यह घटना 2022 में ही हुआ था। दोस्तों, यह कहानी कोई बनावटी नहीं है। ये मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस था और अब तो आदत जैसा बन चुका है। या आप कह सकते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हमने दोस्ती ही कर ली है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। अगर यह कहानी आपको सच्ची लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको ऐसे ही कहानी सुनने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।